28 मई 2023 की यह घटना है और इस घटना में दिल्ली का ये बहुचर्चित हत्याकांड है जो कि साक्षी साहिल हत्याकांड के नाम से अभी बहुत चर्चित हो रहा है। तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो पूरी की पूरी कहानी आज की हमारी कहानियों के सफ़र चैनल पे मेरी तरफ से। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 28 मई की रात पौने 9 बजे 8:45 पर दिल्ली का शाहाबाद एरिया, या आउटर दिल्ली का एरिया है, यहीं की एक लोकेलिटी शाहाबाद एरिया, और वहाँ की एक गली में एक सीसीटीवी फुटेज में क्राइम सीन रिकॉर्ड होता है। एक लड़का जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए है एक लड़की के ऊपर चाकुओं से वार कर रहा था। और जब उस पूरे फुटेज को देखा गया तो वो चाकुओं के वार लगभग 22 थे। ये सोचना ही बहुत हैरतअंगेज और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल लगता है कि कोई कैसे किसी के ऊपर 22 वार कर सकता है। लेकिन उस लड़के ने कुल मिला के 22 वार मात्र 66 सेकंड में किए थे। और जब वो वार करके थक गया और उसने देख लिया कि अब सामने वाले बॉडी में कोई जान नहीं है तो उसे छोड़कर बहुत आराम से चला जाता है। लेकिन फिर उसे कुछ होता है, वो फिर वापस आता है, पत्थर उठाता है और उस बॉडी के ऊपर जो लड़की की बॉडी थी उसको फिर मारता है। और एक दो नहीं, टोटल छः वार करता है और उसके बाद फिर उसी तरह से चला जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतने मिनट में ये जो 66 सेकंड थे वो, और उसके बाद वो दोबारा आया था, उतने में उस गली से लगभग 17 लोग गुजरते हैं। लेकिन वो सब तमाशबीन रहते हैं, वो देख के चले जाते हैं। हालांकि एक लड़के ने, जो उसी की उम्र का था, वो सबसे पहले जो आया था, वो उस लड़के को देखता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो लड़का वार कर रहा था, जिसका बाद में नाम पता चला साहिल, वो उस लड़के को चाकू दिखाता है और दूसरा लड़का डर कर मदद मांगने आगे चला जाता है। लेकिन हम इसी बीच देखते हैं वहाँ से लेडीज़ और जेंट्स निकल रहे थे, लेकिन मानो जैसे उनको कोई फ़र्क पड़ ही ना रहा हो। उन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो गई। घटना होने के बाद पुलिस के पास कॉल आती है और ये कॉल जाती है शाहाबाद इलाके से, शाहाबाद डेयरी एरिया से, कि यहाँ पर एक लड़की का मर्डर हो गया है और लड़की को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पहुँचती है, देखती है और सबसे पहले वह वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखती है। उसे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है। आसपास जब पता करती है तो तुरंत पता चल जाता है कि मरने वाली लड़की कौन थी। उस लड़की का नाम था साक्षी, जो कि महज 16 साल की थी और उसने अभी अभी क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए थे और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी। साक्षी के घर पे सबसे पहले इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस बताती है। तब उनके घर वालों को पता चलता है कि साक्षी का मर्डर हो गया है। उसके पिता पेशे से एक मज़दूर है, माँ हाउसवाइफ है और साक्षी का एक छोटा भाई था, वो जो कि क्लास 8th में पढ़ रहा था। माँ से जब पूछा गया कि उनकी बेटी के बारे में, तो माँ ने बताया कि साक्षी इस समय घर पर नहीं रह रही थी। वह अपने पड़ोस में एक और लेडीज़ थी, नीतू, उसके यहाँ रह रही थी। कारण पूछा गया तो माँ ने बताया कि नीतू के हस्बैंड को अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वह तिहाड़ जेल में है। ऐसे में नीतू का एक छोटा बच्चा था, उसके लालन पालन में कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वह नीतू के यहाँ रह रही थी। और आमतौर पर भी ये पता चला, जब पड़ोस में पता किया तो साक्षी घर पर आमतौर पर नहीं रहती थी। ये सारी बातें जब हो रही थी तो नीतू से संपर्क किया गया। तब नीतू ने बताया कि हाँ, उसके बेटे का, जो छोटा बेटा है, उसके बेटे का 28 तारीख को ही बर्थडे था और साक्षी उसी के बर्थडे की तैयारी करने के लिए सुबह से उसके घर पर थी और शाम के वक्त वो मार्केट चली गई थी। मार्केट जाने की बात वह वापस नहीं आई और जब पता चला तो यहाँ पे ऐसी घटना हो गई थी, क्योंकि साक्षी नीतू के घर पे ही आने वाली थी। अब नीतू के बारे में भी जब पुलिस ने पता किया, उससे पूछताछ की, तो नीतू ने पूरी कहानी बता दी कि साक्षी उसी के यहाँ पिछले 10-12 दिनों से रह रही थी, रात को वहीं रुकती थी। अब जब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है बॉडी को, और तफ्तीश जब करी रही तो ये भी पता चल जाता है कि वो जो लड़का था जो मार रहा था वह कौन था। वो भी इसी के मोहल्ले में रहने वाला साहिल नाम का लड़का था, जिसका पूरा नाम साहिल खान था। अब ये तो कहानी हो गई कि क्राइम किसने किया, वह साहिल था, और जिसके साथ घटना घटी वह साक्षी थी। साहिल के घर वालों को पता किया जाता है और साहिल को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर जाती है। लोकल एरिया था, बहुत जल्दी साहिल का घर भी मिल जाता है। साहिल के घर पे जब पता किया जाता है तो उसके माँ बाप तो थे, लेकिन साहिल नहीं था। पिता बताते हैं कि साहिल आज शाम से ही घर नहीं आया है। बाहर जाने की बात तो कही थी, लेकिन वापस अभी तक नहीं आया और उसे, उनके पिता को अभी अभी पता चला था कि साहिल ने एक मर्डर कर दिया है।
वो भी अचरज में थे। वह साहिल का नंबर मांगते पुलिस वाले, साहिल का नंबर नहीं मिलता है क्योंकि वो स्विच ऑफ था। अब पुलिस एक काम करती है कि इनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सब के बारे में पता करती है, उनके नंबर्स को लेती है और साहिल के घर पर जो मोबाइल नंबर थे उन सबको सर्विलांस पे लगा देती है। और ये भी कहती है कि अगर इस पर किसी का कॉल आएगा और अगर साहिल का कॉल आता है तो वो तुरंत के तुरंत पता भी चल जाए ताकि उसको सुन लिया जाए। तो ये काम तो पुलिस ने कर लिया था, लेकिन साहिल को जब आसपास के लोकेलिटी में उसके दोस्तों के घर पे दबिश दे के पकड़ने की कोशिश की जाती है तो साहिल नहीं मिलता है। यहाँ पर ये सारी कवायद चल रही थी। अभी ये सारी न्यूज़ केवल और केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, अभी तक ये इंटरनेट पर नहीं आई थी। यहाँ पर पुलिस और पता करती है कि आखिर और कौन सी बात थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तब पुलिस को लोकेलिटी के माध्यम से ये पता चलता है कि साक्षी और साहिल पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो अच्छी खासी दोस्ती थी। तो पुलिस को ये भी पता चला कि हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में हो सकता है लव हो और हो सकता है इसी वजह से हत्या हुई हो। लेकिन अब पुलिस को जांच करनी थी कि आखिर माजरा पूरा का पूरा क्या है, और वो साहिल को पकड़ के ही पता चलता। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। ऐसे में एक रात गुजर जाती है, 29 तारीख का दिन आता है और 29 तारीख के दिन में सुबह सुबह तक ये बात दिल्ली और नेशनल मीडिया में छा जाती है। तुरंत ही ये जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सब जगह सर्कुलेट हो गई। पुलिस को हत्यारे को पकड़ना था क्योंकि हत्यारे की पहचान हो चुकी थी, बस अब उसके पकड़ना बाकी था। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी। जब यही सारी कोशिशें चल रही थी तभी साहिल के पिता के पास फ़ोन आता है उनकी बहन का, मतलब साहिल की बुआ का। वो बताती हैं कि रात को साहिल यहाँ आया था। क्या? बुलंदशहर में। वो बुआ बुलंदशहर में रहती थी। वह पूछती हैं कि बुलंदशहर में या इसके आसपास किसी की शादी थी, क्योंकि साहिल ने ये कहा है कि वह यहाँ किसी शादी में शामिल होने आया था और रात को घर ना जाने के बजाय यहीं पर आकर रुक गया, अभी वह सो रहा है। ये बात हुई और पुलिस को तुरंत पता चल गया। पुलिस ने तुरंत ही अपनी एक टीम चुपके से बुलंदशहर के लिए रवाना कर दी और वहीं बुलंदशहर की पुलिस से कांटेक्ट किया दिल्ली पुलिस ने और साहिल की बुआ के घर के आसपास नज़र रखने को कहा कि वहाँ से कोई भी लड़का भागने ना पाए। उन्होंने साहिल की फ़ोटो भी भेज दी। बुलंदशहर पुलिस घर के आसपास लग चुकी थी और यहाँ से दिल्ली पुलिस पहुँचती है साहिल के बुआ के घर, और जैसे ही वो गेट खटखटाते हैं तो अंदर साहिल बैठा हुआ था। साहिल को पकड़ते हैं और पुलिस सबसे पहले ही पूछती है कि वह खंजर कहाँ है। साहिल को भी ये पता था कि वो ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा, तो साहिल भी सारी चीज़ें बता देता है। अब साहिल को मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और जो यूपी पुलिस है उसके साथ जो कागजी कार्रवाई होती है कि वहाँ से हैंडओवर किया गया दिल्ली पुलिस को एक अपराधी, उसके जो कागज़ थे वो तैयार करवा के और सारी चीज़ें कागजी कार्रवाई करवा के दिल्ली पुलिस वापस आ जाती है। अब साहिल से पूछताछ होती है कि आखिर माजरा पूरा क्या था। तो साहिल पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी जब वो बताता है तब पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि जो हत्याकांड 28 तारीख को हुआ है उसकी शुरुआत एक दिन पहले 27 मई को हो चुकी थी। साहिल 27 मई को ही साक्षी को मारने का मन बना चुका था और उसका रीज़न क्या था, वो ये था कि साक्षी और साहिल दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। साहिल एसी मैकेनिक का काम करता था और जो फ्रिज को ठीक करने का काम है वो भी करता था। वो 20 साल का लड़का था। उसकी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टा प्रोफाइल भी देखी गई जिसमें उसकी कई तस्वीरें थी जो दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हुए, हुक्का पीते हुए, ये सारी चीज़ें थी। तो इससे ये समझ में आता था कि साहिल की जो दोस्ती है वो इस तरह से थी कि एक लेविश लाइफ दिखाने की थी। वो अपनी जगह कमाई कर रहा था और यहाँ पर साक्षी से उसकी दोस्ती हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। जब साक्षी घर वालों से पूछा गया साहिल के बारे में तो घर वालों ने बताया कि वो साहिल को नहीं जानते, जबकि साक्षी का साहिल से 2 साल से दोस्ती का रिश्ता था। साहिल से जब दोस्ती हुई थी उसके पहले साक्षी की दोस्ती थी एक और दोस्त से जिसका नाम था प्रवीण। तो प्रवीण से जब दोस्ती उसकी पक्की थी तब साक्षी ने अपने हाथ में एक टैटू गुदवा रखा था प्रवीण नाम का। जब साहिल से दोस्ती हुई तो साहिल ने इसके बारे में पूछा। साक्षी ने उसके बारे में छुपाया नहीं बल्कि बता दिया कि हाँ उससे मेरी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब चीज़ें सही नहीं रहीं तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली। और प्रवीण के बारे में साक्षी घर वालों को पता था। मोहल्ले वालों ने ये भी बताया था कि इन्हीं रिश्तों की वजह से उसके पिता ने साक्षी को कई बार बहुत डांटा था और इन सारी चीज़ों की वजह से ही साक्षी घर में अक्सर कम रहती थी और बाहर ज़्यादा रहती थी। ये साक्षी के यहाँ का पक्ष था जो कि मोहल्ले वालों ने बताया था।
और जो साहिल बता रहा था उसका ये पक्ष था कि उसने बताया जब प्रवीण से उसकी दोस्ती टूट गई थी उसके बाद साक्षी की दोस्ती साहिल से हुई थी। 2 साल इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर मई के स्टार्टिंग में ही साहिल को ये पता चला कि साक्षी ने प्रवीण से बातचीत करना फिर से शुरू कर दिया है। जब उसने साक्षी से पूछा तो साक्षी ने कहा कि अब ये केवल नॉर्मल दोस्ती है और कुछ भी नहीं है, ये जैसे दूर के दोस्त होते हैं उसी तरह से। साहिल ने इसके लिए मना किया, लेकिन वो फिर देखता है कि साक्षी बात कर रही है। इसी बात को लेके इनके बीच में आपस में झगड़ा बढ़ जाता है। जब साक्षी को ये समझ में आता है कि झगड़ा कुछ ज़्यादा ही साहिल कर रहा है तो वह साहिल से कहती है कि एक काम करो, अब मेरी तुम्हारी दोस्ती यहीं तक, अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन और दोस्ती नहीं रखूँगी। ये बात साहिल को बहुत बुरी लगती है। वह साक्षी को मनाने की कोशिश करता है, बार बार कॉल करता है, मिलने की बात करता है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बात करता है, लेकिन कहानी वही थी कि उसे कहीं ना कहीं शक भी था कि साक्षी मेरे पीठ पीछे भी किसी और लड़के से बात कर रही है, और उसको पूरा शक था कि प्रवीण से बात हो रही है। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साक्षी को भी परेशान कर रही थी कि कोई उसके ऊपर इस तरह से हावी नहीं हो सकता, चाहे साहिल हो चाहे प्रवीण हो, उसकी अपनी डिग्निटी थी। अब ये सारी चीज़ें जब क्रॉस हो रही थी तो साक्षी को परेशानी हुई। साक्षी को जब परेशानी हुई तो उसी मोहल्ले में एक लड़का था जिसका नाम है झबरू, झबरू नाम से लड़का था। वो एक कहते हैं उसका दबदबा था उस मोहल्ले में, तो वह उसे भैया मानती थी, बड़ा भैया बोलती थी। तो झबरू से कहती है कि साहिल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान करे और मुझसे बात करे। तब 27 मई को झबरू और साहिल की बात होती है। पहले झबरू साहिल को कॉल करता है, फिर साहिल झबरू को कॉल करता है। इसके बाद 27 मई को ये लोग शाम के समय मिलते भी हैं। तब झबरू साहिल से यही कहता है कि तुम साक्षी का पीछा करना, उससे बात करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यह बात साहिल को बहुत बुरी लगती है। उसे यह भी लगता है कि अगर उसने साक्षी का पीछा नहीं छोड़ा तो हो सकता है कि झबरू से मारपीट हो जाए और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए। अब उसके मन में केवल एक बात रह गई थी कि उसे साक्षी से बदला लेना था, क्योंकि एक तो झबरू से उसकी लड़ाई हुई, दूसरा साक्षी के ऊपर उसे शक था। तो वह मन बना चुका था कि अब इस झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। उसने 28 तारीख को खंजर लिया और उसी मोहल्ले में चला गया। इस बीच उसकी साक्षी से बात भी हुई थी दिन में। उसने दिन में बात की थी, तब उसे पता था कि साक्षी आज नीतू के घर पर ही है। शाम को उसे मार्केट जाना है। तय समय पर साक्षी बाजार जाती है अपनी दोस्त के साथ। मार्केट में घूमती है और अपना सामान लेती है। यहाँ 8 बजे के बाद जो साहिल था वह उसी कॉलोनी में आ जाता है जिस जगह पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहाँ पर अपने दोस्त आकाश से मिलता है, उससे कुछ देर बातचीत करता है। यह सीसीटीवी फुटेज भी अभी मिल चुकी है। तो आकाश से बातचीत करने के बाद आकाश चला जाता है और 10-15 मिनट की बात होती है कि वहाँ से साक्षी अपनी फ्रेंड को छोड़कर नीतू के घर आ रही थी, और नीतू के घर आने के पहले ही ये उसे मिल जाता है। और जब मिलता है तो इन दोनों के बीच में जो दोपहर में और उसके पहले 1 महीने से जो कवायद चल रही है वही बहस फिर से शुरू हो जाती है। इस बार साहिल भी तैयार था कि जब बहस होगी तो फिर मैं इसे मार दूंगा, और वो बहस बढ़ती है आगे, थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ती है और साहिल खंजर निकाल के उसको मार देता है। अब जो मार रहा था तो वो सब सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रहा था और वहाँ पर से लोग गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। दिल्ली में हमने आमतौर पर ये देखा है कि लोग बाग चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ लगती है कि शायद मानवता कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, और यही उस दिन भी हुआ। 66 सेकंड के उस पूरे के पूरे फुटेज में कोई व्यक्ति हेल्प के लिए नहीं आया, केवल एक लड़के को छोड़कर जो शुरुआत में आया था। और जब यह घटना घट जाती है तो साहिल दोबारा उसको पत्थर से मारता है कि ताकि साक्षी पूरी तरह से मर जाए, और फिर ये चला जाता है ये तुरंत जाता है एक बस पकड़ के बस अड्डे जाने के बाद ये बस अड्डे जाने के पहले ये रिठाला एरिया में जाता है। रिठाला एरिया में जाने के बाद ये अपना जो खंजर था जिससे इसने साक्षी को मारा था वहाँ फेंक देता है। उसके बाद ये जाता है बस अड्डे जाने के बाद ये बस पकड़ता है बुलंदशहर की। तब तक इसको ये भी पता था कि ये जो मैं हत्याकांड करके आ चुका हूँ इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा, मेरे बारे में पता चल जाएगा। अगर मैं घर पर रहा तो मुझे घर से पुलिस ले जाएगी। तो ये घर नहीं जाता। बस अड्डे जाने के बाद ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है ताकि पुलिस ट्रेस ना कर सके, और ये बुलंदशहर की बस में बैठ जाता है। अब इसे बीच में डर लगता है कि पुलिस
हो सकता है बस में भी ना पकड़ ले या नाकेबंदी करके ना पकड़ ले, तो ये बस को भी पूरा टिकट लेने के बाद बीच रास्ते पे उतर जाता है, कुछ देर टहलता है और फिर दूसरी बस पकड़ता है बुलंदशहर की, और फिर ये जाता है बुलंदशहर। रात के 1 से 2 बजे के बीच में ये बुलंदशहर पहुंचता है। उसके बाद अपनी बुआ के घर पहुंच जाता है। बुआ के घर जाने के बाद गेट खटखटाता है। रात में बुआ का बेटा दरवाज़ा खोलता है। जब इसे देखता है तो वो भी चौंक जाता है कि आखिर वो यहाँ कैसे। हालांकि एक रिश्तेदार भाई भाई ही मिल रहे थे, तो वो ऐसे एक जो प्रेम भाव होता है उसमें चौंक के वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो बताता है, साहिल कहता है कि मैं यहाँ एक शादी में आया था, रात ज़्यादा हो गई इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ही घर जाऊँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। और बस ऐसा कहने के बाद वह अंदर चला आता है और सो जाता है। इस समय तक ना उसके पास खंजर था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो ये चैन की नींद सोता है। और जब तक पुलिस अपनी तफ्तीश करके ये देख रही थी कि ये लड़का गया कहाँ है, तभी सुबह सुबह बुआ ने अपने भाई इसके पिता को फ़ोन किया और बताया कि साहिल यहाँ आया हुआ है और यहाँ सो रहा है। उन्हें चिंता थी कि उनके भाई का बेटा कहीं कोई लड़ाई करके तो नहीं आ गया, क्योंकि रात के 2 बजे या इतनी देर रात के कोई अगर घर पे आए तो कोई ना कोई बात हो सकती है। और यही बात पुलिस ट्रेस कर लेती है और पुलिस तुरंत पहुंच के अपनी कार्रवाई कर लेती है। अब पुलिस साहिल को पकड़ कर ले आई थी और साहिल की माँ के बयान, आकाश के, इसके दोस्त आकाश के, नीतू के बयान और झबरू के, सबके बयान लिए जा चुके हैं और आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये थी इनसाइड स्टोरी साक्षी और साहिल के मर्डर की, कैसे ये सब हुआ और क्यों ये हुआ। और कहते हैं कि केवल और केवल एक शक और एक धमकी, के झबरू की धमकी और प्रवीण से बात करने का शक कि प्रवीण से कोई रिश्ता भी हो सकता है इसका, इन सब ने साक्षी की हत्या इसके हाथों करवा दी। तो ये कहानी तो यहीं तक, और कह तो नहीं सकते ये कहानी बिल्कुल अच्छी है या कैसी लगी आपको। अब जो भी हो आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। ये कहानी यहीं तक है आज की। धन्यवाद।